हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल examyatra.com। हमने स्टार्ट किया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। उसमें आज का टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में ब्रिटिश रूल स्थापित होने से पहले ही यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया में ट्रेड होता आ रहा था। ये ट्रेड मेडिटेरेनियन सी से होते हुए सीरिया, इराक के लैंड रूट के जरिए पर्शिया गल्फ से होते हुए इंडिया पहुंचा जाता था। लेकिन 7वीं सेंचुरी में मिडिल ईस्ट में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण नए सी रूट्स और ट्रेड रूट्स को खोजने की जरूरत पड़ी। इसीलिए हम कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो 15वीं सेंचुरी एरा जो है वो एरा ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्कवरी माना जाता है। इसी एरा में नए सी रूट्स और लैंड रूट्स को खोजा गया फॉर ट्रेड पर्पस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1492 में, 1492 में, और वास्को डी गामा ने 1498 में इंडिया तक आने के लिए एक नए सी रूट की खोज की जो केप ऑफ गुड होप से आता हुआ डायरेक्ट इंडिया पहुंचा जाता था विदाउट सरपासिंग दिस लैंड रूट। अब हम देखते हैं कि यूरोपियंस जो थे भारत में किस क्रम में आए। तो ट्रेड पर्पस से बहुत सारे यूरोपियन ने भारत में आए। उनमें सबसे पहले पोर्चुगीज आए, पुर्तगाली आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डच आए और फिर डेन्स और फ्रेंच आए। डेन्स जो है वो डेनमार्क के होते हैं। डेनमार्क से जो बिलोंग करते हैं उन्हें डेन्स कहा जाता है। तो डेन्स को भारत में डचेस ने इनवाइट किया था, इसीलिए डेन्स जो है वो भारत में आए थे फॉर ट्रेड पर्पस एंड पॉलिटिकल पर्पस। फिर आता है फ्रेंच, लास्ट में आते हैं आपके फ्रांस से बिलोंग करते हैं, फ्रेंच आते हैं। तो ये सीक्वेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखिएगा कि सबसे पहले पोर्चुगीज, ब्रिटिश, डच, डेन्स एंड देन लास्ट में आपके फ्रेंच आते हैं। अब हम देखते हैं कि वाई यूरोपियंस वांटेड टू डिस्कवर न्यू रूट्स टू इंडिया, कि भारत में आने के लिए न्यू रूट्स जो है उनकी डिस्कवरी यूरोपियंस ने क्यों की, क्या कारण रहे। तो इसमें से पहला कारण है गुड्स फ्रॉम इंडिया हैड टू पास थ्रू मैनी टेरिटरीज जैसे मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, कि भारत तक आने वाला सामान जो था वो बहुत सारी कंट्रीज और टेरिटरीज से होता हुआ आता था, और स्पेशली मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में यहाँ पे इनका जो है वो स्टॉकिंग होती थी। तो यहाँ से पास करने के लिए इस सामान पे हैवी टैक्स और ड्यूटीज लगती थी, जिसके कारण जो व्यापार था, जो ट्रेड था, वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता था। इसीलिए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए यूरोपियंस ने डायरेक्ट इंडिया के अंदर ही अपना ट्रेडिंग सेंटर स्थापित करने की सोची एंड दे डायरेक्टली सेल टू इंडिया सो दैट कि उनका जो ये प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके, कि अगर इन मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका को क्रॉस ही नहीं करना पड़ेगा तो उन्हें हैवी टैक्स और ड्यूटीज देनी नहीं पड़ेगी। इससे उनका ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में होगा और इनका ट्रेडिंग सेंटर जो है वो इंडिया में स्थापित हो जाएगा। सेकेंड रीजन आता है मेनी ऑब्स्टेकल टू सी रूट। सी रूट से आने के लिए जो है बहुत सारी बाधाएं आती थी, जैसे कि समुद्री लुटेरे, पायरेट्स और नेचुरल कैलेमिटीज, जिसमें आता है प्राकृतिक आपदाएं। कई बार प्राकृतिक आपदाएं जैसे तूफान, चक्रवात में जो शिप है, जो कंसाइनमेंट है, वो डूब जाया करते थे और व्यापारी को भारी लॉस झेलना पड़ता था। नेक्स्ट आता है ओल्ड ट्रेड रूट। ओल्ड ट्रेड रूट के अंदर मैंने बताया था आपको कि मेडिटेरेनियन सी से सीरिया और इराक होते हुए पर्शियन गल्फ, इजिप्ट से होते हुए पर्शियन गल्फ के जरिए ही भारत पहुंचा जाता था। और पॉलिटिकल 7वीं सेंचुरी में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होने के कारण वहाँ ये ट्रेड रूट जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया फॉर स्पेन और पोर्चुगल्स। तो ये एरिया जो है मिडिल ईस्ट का वो अरब्स द्वारा कॉन्कर कर लिया गया, और जो मेडिटेरेनियन सी की जो कोस्टल पार्ट है जिसमें कॉन्स्टेंटिनोपल आता है, इटली के वेनिस और जिनोआ आते हैं, इन पे भी टर्क्स का कंट्रोल हो जाता है, और टर्क्स और अरब्स ने जो ये ओवरलैंड रूट है वो कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया, स्पेशली फॉर स्पेन एंड पोर्चुगल। मेडिटेरेनियन सी जो है वो कंप्लीटली जो है टर्क्स के कंट्रोल में आ जाता है, और यूरोपियन एशियन ट्रेड जो है उन पर कंप्लीट मोनोपोली हो जाती है वेनिस और जिनोआ की। तो इस तरह से
न्यू ट्रेड रूट्स और किस तरह से यूरोपियंस जो है भारत में आए। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि पोर्चुगीज आए तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश आए उन्होंने क्या कर दिया, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट होगा अराइवल ऑफ पोर्चुगीज। अराइवल ऑफ पोर्चुगीज में फर्स्ट मिशन आता है वास्को डिगामा के नेतृत्व में। वास्को डिगामा भारत आया था एज ए ट्रेडर। तो ये वास्को डिगामा मई 1498 में भारत पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? कालीकट। कालीकट के किनारे वास्को डिगामा भारत पहुंचता है। लोकल रूलर था वहाँ का जिसका नाम था जमुरीन, उसने वास्को डिगामा को वेलकम किया था। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू से ये पूछा जा सकता है कि वास्को डिगामा भारत कब आया, कहाँ आया और किसने उसको वेलकम किया। कालीकट में ही ध्यान रखना, पोर्चुगीज ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो कालीकट में स्थापित की थी, स्टैब्लिश की थी। और सेकंड मिशन जो आता है वो पेड्रो अल्वेर्स कैब्रेल के नेतृत्व में आता है। इस तरह से पोर्चुगीज कंपनी जो है वो फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी बन जाती है अपना इंडिया में ट्रेड पोस्ट स्थापित करने में। तो हैंस पोर्चुगीज कंपनी बिकम फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी टू एस्टैब्लिश इट्स ट्रेड पोस्ट इन इंडिया। फिर इनके ट्रेडिंग सेटलमेंट कहाँ कहाँ थे, कहाँ कहाँ इन्होंने अपने ट्रेडिंग सेटलमेंट स्थापित किए वो देखते हैं, जिसमें इन्होंने कोचीन, गोवा, दमन दीव, सालसेट, बसीन एंड बॉम्बे में अपने ट्रेडिंग सेटलमेंट स्टैब्लिश किए थे। इनका थोड़ा मैप व्यू देख लेते हैं। ये है मैप व्यू जिसमें दमन एंड दीव आप देख सकते हो गुजरात के कोस्टल एरिया पे है। सालसेट एंड बसीन महाराष्ट्र में पड़ता है। और अरेबियन सी की जो एक अंदर धसा हुआ भाग है जिसे वसई क्रिक कहते हैं, वहां पे ये स्थित है। प्रेजेंट डे में बसीन जो है वो वसई के नाम से जाना जाता है। गोवा, कोचीन, कोचीन में ही याद रखना इनका फर्स्ट फोर्ट्रेस कहाँ स्थापित किया था इन्होंने, पोर्चुगीज ने कोचीन में। ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। फिर लेटर ऑन इन्होंने एक्सपांड किया, तब बंगाल में हुगली में भी इन्होंने अपना एक बेस स्थापित किया था और इस बेस को ये लोग यूज करते थे एज अ पायरेसी बेस। पायरेसी वही समुद्री लुटेरे, पोर्चुगीज भी समुद्री लुटेरे ही थे। तो हुगली जो है वो पायरेसी बेस हुआ करता था पोर्चुगीज का। तो ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है कि बे ऑफ बंगाल में पोर्चुगीज किस जगह को अपने पायरेसी बेस के रूप में यूज करते थे, तो वो कौन सा है? हुगली। फिर इन्होंने कार्टे सिस्टम शुरू किया। कार्टे सिस्टम बेसिकली क्या होता था कि एक ट्रेड लाइसेंस होता था, ट्रेड पास होता था इंडियन ओशियन में। आपकी किसी भी शिप को गुजरने के लिए, पास होने के लिए एक ट्रेडिंग लाइसेंस दिया जाता था पोर्चुगीज की तरफ से, तभी आपका कंसाइनमेंट जो है वो यहाँ से पास कर सकता था, अदरवाइज उसको कैप्चर कर लिया जाता था। और ये सिस्टम इन्होंने कब शुरू किया? जब इनकी कंप्लीट मोनोपोली हो गई ओवर इंडियन ओशियन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। फिर पोर्चुगीज ने कुछ न्यू थिंग्स जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस की, इससे पहले इंडिया में नहीं हुआ करती थी, जैसे टबैको कल्टीवेशन, शिप मेकिंग, शिप बिल्डिंग जिसे कहते हैं आज की तारीख में, वो पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस की थी। यूज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड कंट्रीब्यूशन इन गॉथिक आर्किटेक्चर एंड इट इन्फ्लुएंस इन इंडिया। गॉथिक आर्किटेक्चर में क्या होता था कि जो आर्क बनाई जाती है दरवाजे की वो बहुत ही पॉइंटेड हुआ करती थी। तो जो आप यूरोप के उस समय आप देख सकते हैं जो चर्च बने हुए हैं 12th सेंचुरी से लगा के, उनमें जो ये आर्क है वो बहुत ही शार्प और पॉइंटेड हुआ करती थी। ग्लासेस जो है ऐसे ट्रांसपेरेंट नहीं होकर के वो कलर्ड ऐसे ग्लासेस का यूज किया जाता था। ये गॉथिक आर्किटेक्चर में आता है, वो आर्ट एंड कल्चर की बात है। थोड़ा मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पोर्चुगीज पर्सनैलिटी। इंपॉर्टेंट पोर्चुगीज पर्सनैलिटी में पहला है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को अल्मीडा जो था फर्स्ट पोर्चुगीज वॉइसरॉय था जो भारत आया था 1505 में। ही इज फेमस फॉर एंड नोन फॉर ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ये कहता था
कि आप चाहे कॉन्टिनेंट पे या कोस्टल एरिया पे कितनी फोर्ट्रेस बना लो, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक कि आपकी सुप्रीमेसी कहाँ ना हो, सी में। तो अगर आपको किसी भी कॉन्टिनेंट को अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपकी सुप्रीमेसी कहाँ होनी चाहिए, सी में। इसको ही कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। इसीलिए पोर्चुगीज जो थे उनकी नेवी जो थी वो स्ट्रांग थी। नेक्स्ट है फ्रांस अल्फांसो दे अल्बुकर्क। ये सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर था एंड ही इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। जो इंडिया में पोर्चुगीज पावर का जो रियल फाउंडर है वो अल्फांसो दे अल्बुकर्क है। इसने गोवा को कैप्चर किया था फ्रॉम रूलर ऑफ बीजापुर। कब? 1510 में। 1510 में जब कैप्चर किया इन्होंने पोर्चुगीज ने, और हमें गोवा कब आज़ाद हुआ? 1962 में। तो गोवा पे बहुत लंबे समय तक पोर्चुगीज का रूल रहा है। और अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने जो पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस है वो एक्सटेंड किया बाय एक्वायरिंग इंपॉर्टेंट मार्केट ऑफ मलक्का। जो साउथ ईस्ट एशिया में मलक्का स्ट्रेट है, वहाँ के ट्रेड का जो आवत जावन था, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, उसके ऊपर भी इसने कंट्रोल स्थापित किया था इन 1511। अब हम देखते हैं बैटल ऑफ सुवाली जो भी कह दो इसे। सुवाली जो है वो सूरत के पास में एक छोटा सा गांव है और ये बैटल हुआ था 1612 को। तो 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्चुगीज के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो कमांडर था वो थॉमस बेस्ट था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बैटल ऑफ सुवाली में ईस्ट इंडियन कंपनी की तरफ से इंग्लिश कमांडर कौन था? थॉमस बेस्ट। और इस वॉर में जो है वो पोर्चुगीज जो है वो डिफीट हुए थे। इससे पहले 1611 में भी पोर्चुगीज ने डिफीट देखी थी फ्रॉम ब्रिटिश कमांडर मिडल्टन, आगे देखेंगे। और इस बैटल का रीजन क्या था? ओवर ट्रेड मोनोपोली बाय पोर्चुगीज। जो पोर्चुगीज ने ट्रेड पे मोनोपोली कर रखी थी, उसी के कारण जो है ये बैटल फॉट हुआ बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पोर्चुगीज। अब आते हैं अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। तो 1522 में कुछ मर्चेंट्स के ग्रुप ने, व्यापारियों के ग्रुप ने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम रखा गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। और इस कंपनी की स्थापना किस लिए हुई? क्योंकि जो ऑनगोइंग ट्रेड था यूरोपियन नेशंस का विद इंडिया, इससे अट्रैक्ट होके मर्चेंट्स के ग्रुप ने इस कंपनी की फाउंडेशन की। फिर 1600 में कंपनी को रॉयल चार्टर मिलता है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की तरफ से टू ट्रेड एक्सक्लूसिवली विद ईस्टर्न कंट्रीज फॉर 15 years। अब जब कंपनी को रॉयल चार्टर मिल जाता है, परमिशन मिल जाती है ट्रेड करने के लिए 15 सालों के लिए, तो उन्होंने फर्स्ट मिशन भेजा मुगल कोर्ट में। मुगल एम्परर था उस समय जहांगीर। तो जहांगीर के कोर्ट में कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में एक मिशन आता है, ब्रिटिश एम्परर जेम्स फर्स्ट के द्वारा भेजा गया था टू सीक परमिशन टू ओपन ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया, बट फेल टू गेट इट बिकॉज ऑफ टू रीजन: पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस एंड लोकल ट्रेडर्स ऑपोजिशन। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस था, इस मिशन में कोई उसको परमिशन नहीं मिली क्योंकि पोर्चुगीज का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता था मुगल कोर्ट में और लोकल ट्रेडर ने भी अपोजिशन किया। बट मुगल एम्परर जहांगीर था, वो लेटर जो है बाद में जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हो गया था बाय डिफीट ऑफ पोर्चुगीज नेवल कंटिजेंट बाय इंग्लिश कैप्टन मिडल्टन इन 1611। मैंने आगे बताया आपको कि 1611 में इंग्लिश कैप्टन था मिडल्टन ने, उन्होंने पोर्चुगीज नेवल कंटिजेंट को हराया था। इससे प्रभावित होकर जहांगीर ने इनको
फिर परमिशन दी, एक रॉयल फरमान दिया कि जो कंपनी है वो अपना ट्रेडिंग पोस्ट जो है वो सूरत में स्थापित कर सकती है। तो 1613 में मुगल एम्परर जहांगीर एक इंपीरियल फरमान रिलीज करता है जिसमें कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिलती है टू एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री एट सूरत। तो फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री जो है वो कहाँ स्थापित होती है? सूरत में। कब होती है? 1613 में। क्वेश्चन कैन बी अराइज इन एग्जाम, ध्यान रखना। सेकेंड मिशन टू मुगल कोर्ट आता है सर थॉमस रो के नेतृत्व में 1615 में। प्लीड फॉर मोर कंसेशन, और ज़्यादा छूट पाने के लिए सेकेंड मिशन आता है, और इस समय जहांगीर इन्हें परमिशन दे देता है कि वो मुगल एम्पायर की टेरिटरी में कहीं पे भी अपनी जो फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश एट आगरा, अहमदाबाद और भरूच। आगरा, अहमदाबाद और भरूच में इन्होंने सूरत के बाद अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। फिर एक चीज नोट करना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर था जिसका नाम था सर जॉन चाइल्ड। इसको औरंगजेब ने भारत से एक्सपेल्ड कर दिया था, क्योंकि जब ट्रिपेटाइड वॉर स्ट्रगल हो रहा था औरंगजेब के भाइयों के बीच में फॉर क्राउन, फॉर थ्रोन ऑफ मुगल एम्परर, तब इसने औरंगजेब के खिलाफ जो है वो युद्ध में भाग लिया था। इस कारण से जब औरंगजेब मुगल एम्परर बना तो सर जॉन चाइल्ड को है एक्सपेल्ड कर दिया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर साउथ इंडिया में आते हैं हम, जहाँ पे मुगल एम्पायर की जो रीच नहीं थी, तो आउटसाइड द मुगल एम्पायर इनके कहाँ ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करते थे। तो मसूलीपट्टम में 1611 में स्थापना की थी। मद्रास में स्थापित हुई थी 1639 में, 1639 में। तो यहाँ पे मद्रास में इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी, और यहाँ पे इनको जगह जो है वो चंद्रगिरी का राजा था उन्होंने दी थी। और हुगली में इन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना की 1651 में। फिर ईस्टर्न इंडिया में आ जाता है। ईस्टर्न इंडिया में उड़ीसा में बालासोर में इन्होंने 1633 में अपने ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना की। फिर 1691 में कंपनी वॉज गिवन एक्सक्लूसिवली प्रिविलेज to carry out trade from Bengal without paying custom duty in lieu of an amount of 3000 rupees annually। तो कंपनी को एक प्रिविलेज मिलता है 1691 में कि बंगाल में होने वाले ट्रेड पे उन्हें कोई भी कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए अब उनका जो ट्रेड है वो और भी ज़्यादा हाईली प्रॉफिटेबल होने लगा। 1698 में सूबेदार ऑफ बंगाल अजीम शाह ने कंपनी को जमींदारी राइट्स दिए। ध्यान रखना, कंपनी को जमींदारी राइट जो है वो कब मिले? 1698 में, 1698 में। 3 गांवों की जमींदारी मिली, सतनौती, कालीकत्ता और गोविंदपुर। जो ये तीनों सिटीज है बाद में जो है वो कलकत्ता सिटी के नाम से डेवलप हुए, और बेसिकली कलकत्ता का डेवलपमेंट जो है वो ब्रिटिश ने ही किया है। और यहाँ पे जो इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी उसका जो है नेम है वो फोर्ट सेंट विलियम्स रखा गया। फोर्ट सेंट विलियम्स जो है वो 1698 में स्थापित हुआ, ध्यान रखना। तो मद्रास में सेंट जॉर्ज और यहाँ पे सेंट विलियम। और एक बात ध्यान रखना, 1662 में क्या होता है कि पोर्चुगीज की राजकुमारी का जो विवाह है वो लंदन के किंग चार्ल्स से होता है, और जो बॉम्बे है जो पोर्चुगीज के कंट्रोल में था उस समय, सालसेट और बसीन हमने देखा, तो ये टोटल बॉम्बे का एरिया जो है वो किंग चार्ल्स को डाउरी में दे दिया जाता है। तो अब ये बॉम्बे जो है किसके पास आ गया? लंदन के पास आ गया, और लंदन के किंग से कंपनी ने ये बॉम्बे जो है वो लीज पे ले लिया। तो बेसिकली अब बॉम्बे भी जो है वो किसके कंट्रोल में आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब हम आते हैं 1717 में। 1717 में मुगल एम्परर जो है वो फर्रुखशियर था। 1717 में हम मुगल एम्पायर का डिक्लाइनेशन देखते हैं। तो इस दौरान क्या हो रहा था कि जो मुगल एम्पायर में जितने भी सूबाज थे
वहाँ पे जो भी सूबेदार थे वो अपने सूबे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो रेंट पे देने लगे, क्योंकि यहाँ पे डिक्लाइन फेज चल रहा है और इनके पास इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। इस कारण से जो वो अपनी टेरिटरी है वो कंपनी को रेंट पे दे रहे थे, एनुअली अमाउंट के रूप में उनसे कुछ ले लिया जाता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्रुखशियर ने जो कंपनी के पहले के प्रिविलेज थे उनको तो कंफर्म किया और कुछ नए प्रिविलेज जो है वो कंपनी को दिए। इशूड सेवरल न्यू प्रिविलेज टू ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें हम देखते हैं कि एक तो पहले का देखा हमने कि ट्रेड जो है वो बंगाल में जो ट्रेड होगा उनके ऊपर कंपनी को कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, इससे उनका जो ट्रेड है वो हाईली प्रॉफिटेबल होने लगा। और सेकंड जो प्रिविलेज इनको दिया गया, जो सबसे बड़ा चेंजेस था, जो एक रिवोल्यूशनरी गेन इनको मिला, वो था कि दे कैन मिंट देयर ओन कॉइन्स फ्रॉम द मिंट ऑफ बॉम्बे। तो बॉम्बे की टकसाल से, मिंट है यानी टकसाल जहाँ पे सिक्के बनते हैं, तो बॉम्बे की टकसाल से जो है कंपनी अपने खुद की कॉइन्स, खुद की करेंसी जो है वो इश्यू कर सकती है। अब आप देखोगे कि खुद की करेंसी हम कहाँ कहाँ चला सकते हैं, उसी कंट्री में या उसी जगह चला सकते हैं जहाँ पे हमारा क्या हो, पॉलिटिकल कंट्रोल हो। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि खुद की करेंसी वाला प्रिविलेज जो है वो कंपनी को किस तरफ ले जा रहा था, पॉलिटिकल कंट्रोलर के रूप में स्टैब्लिश होने की तरफ ले जा रहा था। तो इसी को, इस 1717 के फरमान को हम कह सकते हैं कि ये मैग्ना कार्टा था, मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जिसमें बेसिकली जो है वो पॉलिटिकल लिबर्टीज दी गई थी। क्या दी गई थी? पॉलिटिकल लिबर्टीज। इसलिए इस फरमान को हम मैग्ना कार्टा से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ तक ब्रिटिश लोगों का जो है वो 1717 तक काफ़ी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल आ चुका था। बॉम्बे उनके पास आ चुका था, मद्रास उनके पास आ चुका था, बंगाल जो है उन 3 विलेज की जो उनकी जमींदारी राइट्स थे उनके पास आ चुका था। तो हम देखते हैं कि बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ये बाद में ब्रिटिश की 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी और यहाँ पे गवर्नर स्थापित होते थे। ठीक है, नेक्स्ट, अराइवल ऑफ डच। तो कॉर्नवालिस दे हॉटमान जो एक डच सिटीजन था वो पहले भारत आया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में भारत में आई। फर्स्ट डच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605 में। फिर अदर भी फैक्ट्रीज जो इनकी भारत के अलग अलग जगह पे स्थापित हुई वो देख लेते हैं। पुलिकल में 1610 में, सूरत में 1616 में। तो सूरत में डच की भी फैक्ट्री थी और ब्रिटिश की भी फैक्ट्री थी, लेकिन ब्रिटिश की फैक्ट्री इनसे पहले स्थापित हुई है 1613 में और डच की हुई 1616 में। कासिम बाजार, बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन और बंगाल में पीपली नामक की जगह पे इनकी फैक्ट्री स्थापित हुई 1627 में। ये क्वेश्चन बन सकता है कि डच ने बंगाल में किस जगह अपनी फैक्ट्री स्थापित की, तो वो कौन सा है जगह? पीपली। इनका जो ट्रेड होता था वो बेसिकली ये किन चीज़ों में ट्रेड किया करते थे? स्पाइसेस, इंडिगो, रॉ सिल्क, राइस और ओपियम। तो ओपियम आप देख सकते हैं कि किस रीजन से प्राप्त हो रहा है? बंगाल से। तो ओपियम क्वेश्चन बन सकता है कि जो ओपियम है वो भारत में किस जगह से मिलता था ट्रेड के लिए? वो है बंगाल। और डच जो है वो ज़्यादातर ट्रेड जो है वो स्पाइसेस का किया करते थे। एंड एक नोट करना, डच मेड इंडिया अ सेंटर ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। डचेज ने ही इंडिया को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के रूप में बनाया था, सेंटर बनाया था इंडिया को। फिर 1741 में बैटल ऑफ कोलाचल होता है और ये किंग ऑफ त्रावणकोर वर्सेस डच होता है। डच यहाँ पे डिफीट देखते हैं
और त्रावणकोर का किंग उस समय कौन था? मार्तंड वर्मा। फिर 1749 में 59 में 1759 में बैटल ऑफ बेदरा होता है। ये बैटल याद रखना, बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा जो है वो ब्रिटिश वर्सेस डच होता है। अब ब्रिटिश जो है उसमें कमांडर होता है रॉबर्ट क्लाइव, और यहाँ पे डच जो है वो डिसाइसिव डिफीट देखते हैं। अब ये बैटल क्यों होता है, डच और ब्रिटिश क्यों इन्वॉल्व हुए, हम क्या कारण था? तो जो बंगाल का उस समय गवर्नर था मीर जफर, जिन्होंने ब्रिटिश लोगों ने इसको इस्टेब्लिश किया था फॉर देयर पॉलिटिकल एंड ट्रेड रिलेटेड गेन, इसने तंग आकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे ब्रिटिश इसका, ये इसने तंग आकर डचेस से हेल्प मांगी टू कंटेन ब्रिटिश लोगों को कंट्रोल करने के लिए और उनका विरोध करने के लिए इसने डच की हेल्प मांगी। इसी कारण से जो है वो डचेस ने मीर जाफर की हेल्प करने की सोची और बैटल ऑफ बेदरा होता है। लेकिन इसमें वही ब्रिटिश जो है नेवल सुप्रीमेसी और उनकी जो आर्मी भी है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न तरीके से तैयार थी, मॉडर्न तरीके से लड़ा करती थी, और वेरियस सुप्रीमेसी होने के कारण डच जो है यहाँ पे डिसाइसिव डिफीट देखते हैं। फिर बस डचेस का ज़्यादा कोई रोल रह नहीं जाता इंडिया में, और लेटर हम अब आगे हम देखते हैं कि डचेस के इंडिया में डिक्लाइन के क्या क्या कारण रहते हैं। तो रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ डच, डिटोरेटिंग इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि डचेस का प्राइमरी ट्रेड जो है वो स्पाइसेस में होता था, स्पाइसेस का ही ट्रेड करते थे, जो हाईली प्रॉफिटेबल नहीं होने के कारण इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो डिटेरियोरेट हो रही थी। सेकेंड आता है हाई डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। हाई डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंपनी के जो जितने भी डिसीजन है वो होम गवर्नमेंट लेती है, होम गवर्नमेंट लेती, इसलिए इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं हुआ करते थे। तो ये अपने कोई भी जो डिसीजन है उसको लेने के लिए जो है अपनी होम गवर्नमेंट पे निर्भर रहा करते थे। इस कारण से इनकी डिक्लाइन भारत में देखने को मिलता है। प्राइमेसी टू स्पाइस ट्रेड, जो हाईली प्रॉफिटेबल नहीं था, और रिलेटिवली वीकर नेवी देन ब्रिटिश। फिर इन्होंने डच लोगों ने कार्टेल सिस्टम शुरू किया था। कार्टेल सिस्टम मतलब है इनकी ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ डच कंपनी। ये डच कंपनी का एक ट्रेडिंग सिस्टम हुआ करता था जिसके अंदर ये शेयर होल्डर बनाते थे। यानी कि अगर आज कोई भी एक कंपनी खोली जाती है और इसके पास अगर इनिशियल कैपिटल इतना नहीं होता है तो वो कंपनी क्या करती है, शेयर इनवाइट करती है, और जो भी इन शेयर को खरीदते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। और इस तरह से कंपनी की फाउंडेशन होती है, और जब कंपनी वर्क करती है और उसको प्रॉफिट गेन होता है, उस प्रॉफिट को वो अपने शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। बेसिकली डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट, कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी को कार्टेल सिस्टम कहते थे, जो डच कंपनी है उनका एक ट्रेडिंग सिस्टम हुआ करता था। तो ये रिकॉर्ड हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट 18% रिटर्न इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है, ये रिकॉर्डेड है। नेक्स्ट है अराइवल ऑफ फ्रेंच। सबसे लास्ट में कौन आए? फ्रेंच। तो ड्यूरिंग रेन ऑफ लुइस 14 के रेन के दौरान फ्रेंच जो है वो इंडिया में अराइव करते हैं। फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी जिसका फाउंडर था जीन बटिस्ट कॉल्बर्ट ने फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी की फाउंडेशन की थी, और ये कंपनी जो है कंप्लीटली गवर्नमेंट से मैनेज होती थी। फंड भी इसको गवर्नमेंट से मिलता था और कंट्रोल भी इसका पूरा फ्रेंच गवर्नमेंट का हुआ करता था। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन इंडिया सूरत में। तो सूरत में ब्रिटिश भी थे, डच भी थे और फ्रेंच भी थे। तो ब्रिटिश 1613, फिर डच, फिर फ्रेंच। लेकिन सबसे पहले सूरत में किसने की? ब्रिटिश ने। और 1667 में 1667 में फ्रेंच ने। सूरत में कंपनी फैक्ट्री की स्थापना फ्रैंकोइस कैरन ने की थी, और मसूलीपट्टनम में 1669 में 1669 में मरकारा ने की, और पौंडीचेरी में 1673 में मार्टिन ने की।
और बंगाल में चंद्रनगर में भी इनकी एक ट्रेडिंग पोस्ट थी। इनको ये जगह चंद्रनगर में बंगाल के नवाब शाइस्ता खान ने दी थी। फिर 1706 से 1720 के इस पीरियड के बीच में हमारा फ्रेंच पावर जो है वो डिक्लाइन की फेज में चलती है। तो 1720 में जब दो गवर्नर आते हैं, लिनियोर और डुमास, इन दोनों के आने के बाद ही वापस इनकी पावर जो है वो रिवाइव होती है और कंपनी का जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो लिनोर और डुमास ने 1720 से 1742 तक का पीरियड है इनका, और इन्होंने माहे, यनम और कराईकल ये ऑक्यूपाइड किए थे। जो माहे हैं वो मालाबार कोस्ट पे स्थित है, यनम जो है वो कोरोमंडल और कराईकल जो है वो तमिलनाडु। माहे और यनम 1725 में फ्रेंच के कंट्रोल में आते हैं और कराईकल जो है वो 1739 में फ्रेंच के कंट्रोल में आते हैं। लिनोर और डुमास के बाद आता है अराइवल ऑफ डुप्लेक्स। डुप्लेक्स जो था फ्रेंच गवर्नर था, जो 1742 में इंडिया आता है। और डुप्लेक्स के आने के साथ ही एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। तो वी कैन से कि डुप्लेक्स के आने के बाद ही बिगनिंग ऑफ एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट होती है। और एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट में 3 वॉर लड़े गए और इन्हीं ही कर्नाटिक वॉर के नाम से जाना जाता है। तो अब लास्ट में आते आते खाली फ्रेंच और इंग्लिश ब्रिटिश जो है वही रह जाते हैं भारत में टॉप मोस्ट सुपीरियर पावर। और पोर्चुगीज जो है वो धीरे धीरे अपने जो कॉन्फाइन सेटलमेंट है वहीं पे अपना ट्रेड वगैरह करने में रह जाते हैं। इतना ज़्यादा जो कंपटीशन था वो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में ही देखने को मिलता है। इसी दौरान ये कर्नाटिक वॉर जो एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, और वहीं पे हम देखेंगे कि किस तरह से फ्रेंच की फिर डिसाइसिव डिफीट होती है और ब्रिटिश जो है वो एज एक लीडिंग सुप्रीम पावर बन के एमर्ज होता है। तो ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट आवर चैनल examyatra.com. थैंक यू।